सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। भरोसा शीशे की तरह होता है, अगर गलती से टूट जाए तो फिर दोबारा अपनी पहली हालत में वापस नहीं आता। किसी ना किसी तरह इसे जोड़ भी लें तो इसमें दरार पड़ जाती है, जिसमें देखने वाले को दो चेहरे नजर आते हैं। यही पीडीएम इत्तेहाद की कहानी है, जिसमें एक नहीं कई दरारें पड़ चुकी हैं। लेकिन सियासत के जहां दीदा मौलाना फजलुर रहमान की खुशगुमानी देखिए कि वो फिर भी पीपल्स पार्टी की वापसी के मुंतजर हैं। इसी पीडीएम की दरार में दूसरा नजर आने वाला चेहरा मुस्लिम लीग नून का है, जो मुसलसल इसरार कर रही है कि पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद से बाहर निकाला जाए। बल्कि पीडीएम व्हाट्सएप ग्रुप में जहां इसका बस चला, इसने ये कार्य खैर फौरन अंजाम दे भी डाला। जब बदगुमानियों का यह हाल है तो फिर अगर पीपल्स पार्टी की वापसी हो भी जाए तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि यह इत्तेहाद हुकूमत को टफ टाइम देगा या खुद अपने इत्तेहादियों को। कल शाहिद खाकान अब्बासी पीपल्स पार्टी पर तानाजनी कर रहे थे कि उसने हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट से इत्तेहाद कर लिया। आज पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह इशारे किनायों में शहबाज शरीफ की रिहाई पर सवाल उठा रहे हैं कि कौम को जल्द पता चल जाएगा कि पीडीएम इत्तेहाद में फसाद फैलाने का फायदा किसने उठाया। वाकिफाने हाल का दावा है कि अवाम के सामने हुकूमत और इदारों की शदीद मुखालफत और पर्दे के पीछे मुफाहमत बल्कि डील और ढील का चक्कर दोनों बड़ी जमातें चला चुकी हैं और सियासी कोयलों की इस दलाली में और मौलाना के साथ एक बार फिर हाथ हो चुका है, जिसका पता जल्द चल जाएगा। अब अपनी अपनी पार्टियां हैं और इसके अंदर भी अपनी अपनी जाती लड़ाइयां हैं। सियासी पंडित तो सवाल ये भी उठा रहे हैं कि शहबाज शरीफ की रिहाई किसकी सियासी पिस्पाई का पेश खैमा साबित हो सकती है। चचा की रिहाई के बाद भतीजी की बैरून मुल्क रवानगी की अफवाहें क्यों तेज हो गई हैं और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने माजी के पसंदीदा तरीन जहांगीर तरीन के बारे में लब कुशाई करके सारी अफवाहों का गला घोंट दिया कि वो तरीन के खिलाफ कार्रवाई पर अपनी पार्टी अपने पार्टी अरकान असम्बली के दबाव में हरगिज नहीं आएंगे। एक सवाल के जवाब में जनाब वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि वो कार्टेल बनाकर लूट मार कर रहे थे तो मैं क्या कर सकता था। वज़ीर आज़म के बड़े बयान के साथ हुकूमत ने टीएलपी के एहतजाज पर भी बड़ा फैसला किया है। टीएलपी पर पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले के असरात क्या हो सकते हैं, प्रोग्राम का आगाज इसी से करेंगे। असद खरल बाबा डोगर साहब मेरे साथ है। असद खरल साहब, ये हुकूमत बेबस हो गई थी और कोई चारा नहीं रहा, एक जमात जो इलेक्शन लड़ रही थी उस पर पाबंदी लगाने का फैसला। देखिए उसामा साहब, मैं तो ये हैरान हूँ कि 3 दिन तक 72 घंटे तक जिस तरह वज़ीर दाखिला कह रहे थे कि हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, लेकिन 344 जो रिपोर्टेड लोग जो ज़ख्मी हुए हैं और उसमें मेजॉरिटी जो है वो पुलिस मुलाजमीन की है और उसमें 2 पुलिस वाले जो है वो शहीद हुए हैं अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ की अंजाम दही के दौरान। क्या वो लोग वापस आ जाएंगे? कि ये बताएं असद खरल साहब के अहम सवाल इस वक्त ये है कि तरीक़ाकार क्या है कि आप क्योंकि इन चीज़ों को बेहतर समझते हैं, किसी जमात पर पाबंदी लगानी उसका तरीक़ाकार क्या होता है? वजारत दाखिला से समझी जाती है, हुकूमत कहती है, पंजाब हुकूमत ने कहना है, क्या होता है फिर? किस तरह काबीना से मंजूरी दी जाती है? तरीक़ाकार क्या है किसी जमात पर पाबंदी का? अभी तरीके पे मैं आता हूँ, लेकिन शेख रशीद साहब ने जो बात, उनकी जो बयान जारी हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि पंजाब हुकूमत जो है उन्होंने भेजी है एक मुसवदा या करारदाद जो बनाकर और उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया है। वजारत दाखिला ने अप्रूव करके फेडरल कैबिनेट जो है उसके अंदर रेफर कर दिया है। अब जिस तरह आप बात आपने सवाल जो किया उसका जवाब ये है कि जो भी कोई भी ऐसी सियासी जमात जो इंतखाबी अमल के दौरान वो हिस्सा लेती है, अभी आप देखें डस्का इलेक्शन में भी तीसरे नंबर की जमात जो आने वाली वो टीएलपी थी। तो अब क्या किसी सियासी जमात पर इस तरह पाबंदी लगाई जा सकती है? लेकिन दूसरा सवाल ये फिर उठता है कि क्या किसी सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो पूरे मुल्क जो है उसकी इशाराएँ बंद कर दे? लोग जो है ऑक्सीजन के जो सिलेंडर जो है कोविड-19 की सूरत हाल आपको पता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वेंटिलेटर पे बहुत ज़्यादा आम तादाद से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उनको रोक दिया जाए, एम्बुलेंस जो है उनके अंदर रास्ते उनके बंद कर दिए जाएँ, लोगों की वहाँ पे हलाकतें हो जाएँ, तमाम कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल करके रख दिया जाए। जुड़वा शहर अगर वाकई दारुल हुकूमत हो, इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, लाहौर हो, कराची हो, दीगर मुल्क भर के जो बड़ी शाहराहें हैं, मोटरवे, जीटी रोड,
और शहरों के अंदर जो दाखिली खारजी रास्ते बंद कर दिए जाए। यही सवाल है तो मामूलात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो क्या किसी यही तो बात है सारी। अब यही बात मुझे बाबर साहब से भी सवाल पूछना है आपकी इजाजत से। असद खरल साहब जी आपकी इजाजत से। बाबर डोगर साहब बाबर डोगर साहब आप क्या कहते हैं इस पर? जो तरीकाकार है हुकूमत की तरफ से वो क्या है, और जो हालात पैदा हो गए थे क्या अब इस जी ये है कि तरीक़ाकार बड़ा क्लियर है कि कोई पॉलिटिकल और मजहबी जमात जो दहशत गर्दी के एक्ट में मुलविस हो और पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करे, उसके ख़िलाफ़ पाबंदी लगाई जा सकती है। उसका हक है कि उसके खिलाफ कोर्ट में जाए। जिस तरह से पंजाब में 2 तो पुलिस वाले जो हैं वो रिपोर्टेड हैं उनकी डेथ, और बेतहाशा ज़ख्मी हुए, बेतहाशा को टॉर्चर किया गया, शाहराहों को बंद किया गया। पुलिस पे अदारों को टारगेट करना, पुलिस को टारगेट करना, पुलिस के जवानों को मारना, उन पे पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करना, जिस पर साद रिजवी साहब जो है उनके ख़िलाफ़ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पर्चा भी दर्ज किया गया शाहदरा में, जहाँ पर एक पुलिस जवान जो है उसकी डेथ हुई। तो जब कोई जमात इस तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करे, ख़ास तौर पे जो अदारों के लोग हैं उनको टारगेट करे, सरकारी अबलाग मेट्रो का हम देख रहे हैं जिस तरह, तो सर उसको बैन किया जा सकता है, उसको बैन किया जा सकता है। आज जिस तरह शेख रशीद ने कहा कि जो इनका जो चाह रहे हैं, अगर हम वो करें तो पाकिस्तान सारी दुनिया में एक इंतहा पसंद मुल्क के तौर पर जाना जाएगा। वफाकी हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि इस पर क़यादत पास की जाए। अब जहाँ तक इसको बैन करा देने का ताल्लुक है, उसमें पंजाब गवर्नमेंट जो है उन्होंने वो सारी FIR साथ लगाई हैं, वो सारे इंसिडेंट साथ लगाए हैं, जिसके तहत कि इन्होंने पुलिस के अदारों पर हमले किए, थानों पर हमले किए, पुलिस की इमलाक जो है उनको जलाया, सरकारी इमलाक को जलाया, सरकारी ऑफिसर जो है उनको मारा। तो ये सारे जो शवाहिद थे साथ लगा कर फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि इस पर बैन लगाया जाए, और एविडेंस बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि आज मैं खुद लाहौर से बाहर गया तो बाहर जाने में और आने में मेरे 5-6 घंटे, तो जो 1 घंटे का सफ़र था वो कम 8 घंटों में ख़त्म हुआ। तो रास्ते तो अभी भी बंद है सारे। जनरल हॉस्पिटल में भी आज तोड़ फोड़ की गई, वहाँ पुलिस वाले तो इस तरह की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करना, ये किसी को हक नहीं कि वो इस तरह स्टेट के अदारों पर इस तरह से टारगेटेड हमले करे, स्टेट की इमलाक को नुकसान पहुँचाए, लोगों को, पुलिस के जो अफसरान हैं उनको कत्ल कर दे, उनको मार दे। अच्छा, बहरहाल हुकूमत की तरफ से अब भी कहा जा रहा है, वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि हम तो मुआहदे पर कायम थे और ये पार्लियामेंट में भी ले जाना था। अब देखते हैं कि इसको आगे किस तरह से लेकर जाते हैं इस मामले को, क्योंकि अब ये 3 दिन हो गए हैं, इसको किसी तरह हल तो करना चाहिए। एक चीज़ का हल निकलता नज़र आ रहा है सियासी तौर पर, वो शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाई हुई है उसके बाद लग रहा है कि नून लीग के लिए बहुत बड़ी खबर है, PDM के लिए बहुत बड़ी खबर है। शायद आकर अब शहबाज शरीफ साहब PDM को बचा लें, नून लीग के अंदर जो तोड़ फोड़ थी इसको बचा लें। असद खरल साहब, ये बहुत बड़ी खबर है शहबाज शरीफ साहब की रिहाई, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बात कही जा रही है, इशारे दिए जा रहे हैं कि जनाब ये तो कोई डील हुई है और इस तरह से कोई ये PDM इसीलिए ख़राब की गई है जानबूझ के, शहबाज शरीफ साहब इसलिए रहा हुए हैं। ये तो अब जमातें इस तरह की बातें कर रही हैं एक दूसरे के बारे में। देखिए उसामा साहब, अफसोस की बात है कि पीपल्स पार्टी या कोई भी जमात अगर इस तरह के हमारे अदारों के ऊपर हमले अगर करे, अब अदलिया मुल्क के अंदर, क्या इसके ऊपर किसी को भी कोई शक है कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद नहीं है? पाकिस्तान की अदलिया एक आज़ाद अदलिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। अब अदलिया से अगर उनको ज़मानत मिली है तो ज़मानत तो क्या जरदारी साहब को ज़मानतें नहीं मिली? क्या फरियाल तालपुर साहिबा को ज़मानतें नहीं मिली? तो वो क्या किसी डील का हिस्सा थी? क्या खुर्शीद शाह साहब के वाले से जो फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं कि अब उनको भी ज़मानत मिल जाएगी या मिल सकती है या उनको भी रिलीफ मिलेगा? तो मामला ये है कि ये इस तरीके से तानाजनी, मेरा ख्याल है उसके अंदर आपस में जमातें जो मर्जी करें, लेकिन इदारों के ऊपर इस तरह ताक का हमले जो करने का कोई मौका आज से ही नहीं जाने देती। अगर इस तरह का रिलीफ को मिलता है पीपल्स पार्टी को तो वो नून लीग तानाजनी करती है, और अगर नून लीग को कोई रिलीफ मिलता है तो वो पीपल्स पार्टी तानाजनी करती है। अब मामला ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब को बेल मिली है उसकी ग्राउंड कोई नहीं बताएगा। अदलिया को बदनाम करना तो बड़ा आसान है, यहाँ पर ये तो तमाशा लगा देते हैं। वहाँ पे इशू ये था कि जो इंसाफ अदालत है जिसने वहाँ पे वो सीट ही खाली है, फिर नए अभी जजेस का तबादला हुआ, फिर उसके बाद नैब ने ही गालबन इस तरह की बात की कि 1 साल लग सकता है ट्रायल पे, क्योंकि गवाहों की तादाद बहुत ज़्यादा है।
तो अब ये है कि ऑलरेडी इतने उनको टाइम हो गया जेल के अंदर, तो जो एक आइनी और कानूनी जो रिलीफ होता है, जो फंडामेंटल राइट है, वो हर पाकिस्तानी शहरी का है। तो इसलिए लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि ट्रायल अभी होने में कुछ साल 1.5 साल नैब के बकौल ही लग सकता है, इतने ज़्यादा गवाह हैं, तो ऑलरेडी इतनी देर होगी उनको जेल में बैठे हुए, तो अगर फ़र्ज माल कोई मुलज़म बरी हो जाता है तो वो किसके ऊपर आएगा मसला। तो इसलिए जब ट्रायल अगर उनका मुकम्मल हो जाता है, उनको सज़ा या जज़ा होनी है, तो ज़मानत तो अल्टीमेटली होनी है, या तो ट्रायल कर लेता नैब, साहब अदालत ट्रायल कर लेती तो आज तक उनको कन्विक्शन या एक्विटल होती। अब छोटा सा 1990 में तो चीज़ है ट्रायल का तवील होना, जी जी बिल्कुल ठीक है जी। मैं यही सवाल बाबर साहब से फिर आता हूं खरल साहब आपके पास, ताकि मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा इस तरह गुफ्तगू हो सकेगी जल्दी। बाबर डोगर साहब, ये जो बात की जा रही है नैब की तरफ से कि 1990 में इनके पास 65 करोड़ है, 2018 में 7 अरब 32 करोड़ हो जाता है, वो कहते हैं जी हमने बिल्कुल सही तरह कमाया, इससे क्या हो गया, बड़े लोग होते हैं, 20 साल पहले उनके पास कुछ भी नहीं था, आज वो अरबपति हो गए हैं, तो हम भी उसी तरह हो गए। एक शुगर मिल से, अगर आप नैब कह रहे जी सिर्फ एक शुगर मिल की हिस्से आई थी जब ये बंटवारा हुआ है शरीफ खानदान में, तो इतना पैसा बना लिया, इसमें क्या है। और टीटीज जो हैं वो बैंक से आ रही हैं, वो तो जवाजिए दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। उसामा साहब, इस मुल्क में ना पैसा बनाना जुर्म है, ना कारोबार जुर्म है, कोई चीज़ जुर्म नहीं है। आप बिल्कुल मेहनत के साथ कमा सकते हैं और जितना चाहें उतना कमाएं। मसला सिर्फ इतना है कि जो पैसे बनाए हैं, नैब ये पूछ रही कि जनाब अपना कारोबार बताएं, आप कारोबार क्या करते हैं, किस कारोबार से आपको ये प्रॉफिट आ रहा है। ये पूछना तो नैब का हक है कि नहीं है कि ये वो कोई जुर्म किया। उन्होंने उनसे शहबाज शरीफ से ये पूछ लिया, जो वज़ीर आला पंजाब रहे तकरीबन 13 साल, उनसे ये पूछ लिया कि जनाब आपके 1990 में इतने पैसे थे, 2018 में आपके पास 7-7.5 अरब रुपया है और आपके अकाउंट में ये 12-13 करोड़ की एक दफ़ा ट्रांजैक्शन हुई, ये एक ट्रांजैक्शन हुई, ये एक ट्रांजैक्शन हुई, तो ये पैसा आपको कहाँ से आ रहा है। बज़ाहिर ना आप कोई इनकम टैक्स अदा कर रहे हैं, ना कागजात में अपना कोई बिज़नेस शो किया हुआ है, ना कोई अपनी पार्टनरशिप शो की हुई है। तो आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि ये जो पैसा आया ये कहाँ से आया। मुझे ये बताएं, ये पूछना गुनाह है, ये पूछना जुर्म है। बात ये गलत मिस इंटरप्रेट की जा रही है। इशू ये है कि नैब ने सिर्फ इतना पूछा कि शहबाज शरीफ साहब आपके पास जो 7.5 अरब रुपया है, बिल्कुल इससे ज़्यादा होना चाहिए, 70 अरब होना चाहिए, लेकिन किस कारोबार से ये पैसा आया, कौन सा कारोबार आप कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब आए रोज़ वो ये बयान देते हैं कि मैं कोई कारोबार नहीं कर रहा, मेरा किसी कारोबार में कोई शेयर नहीं है। तो फिर सर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। क्या अगर आपको प्रॉपर्टी से मिले हैं, अगर ख़ानदान की जो प्रॉपर्टी है उससे आपको हिस्सा मिला तो वो शो कर दें, कोई तो कागज़ दें कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। उसामा साहब आपके पास गाड़ी है तो आपसे पूछा जाए कि उसामा साहब ये सिर्फ इतना बता दें ये गाड़ी आपने कहाँ से खरीदी है, या मुझसे पूछ लिया जाए कि ये गाड़ी कहाँ से खरीदी, तो मुझे बताना चाहिए कि जनाब ये मेरी सैलरी आ रही है, इतनी सैलरी आती है, इसमें ये मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं, इनसे मैंने ये गाड़ी खरीदी है। क्या नैब ने क्या जुर्म किया। अब इनके पास इन्होंने किसी नैब के सवाल का, एक मिनट, इन्होंने नैब के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। ये जो इनको बेल मिली है ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पर मिली है। टेक्निकल ग्राउंड ये है कि जनाब मेरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं जेल में हूँ, ट्रायल इसका बहुत लंबा चलना है, तो मैं अब नैब को मेरी कस्टडी इस सच नहीं चाहिए। तो जब नहीं चाहिए तो मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ 70 साल का, जिस गर्दन में मेरी दर्द है, कैंसर का मैं मरीज़ हूँ, बीमार मैं रहता हूँ, तो मेहरबानी करें अल्लाह के नाम पे मुझे रिहाई दे दें, ज़मानत दे दें। तो ये वो टेक्निकल ग्राउंड थी जिसकी बुनियाद पर इनको बेल मिली है। नून लीग का क्या होगा, मरियम बहुत खुश हैं इस पर। सर मैं तो मरियम का आज एक ट्वीट पढ़ रहा था और ट्वीट पढ़ के हंस रहा था कि मरियम ने ट्वीट किया कि नवाज साहबा खुश हैं। सर उनका ट्वीट सुन लें, एहतसाब के नाम पर इंतकाम में कमोबेश तमाम मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। वो सजा जो इन्हें नवाज शरीफ के बयानिए पर खड़ा होने पर मिली, जो सब ने खुसूसन शहबाज शरीफ ने दिलेरी के साथ कबूल की। अब मुझे ये बताया जाए कि शहबाज शरीफ तो कब बयानिए पे खड़े हैं नवाज शरीफ के, उन्होंने कब अदारों को टारगेट किया, उन्होंने कब जुडिशरी को टारगेट किया, मुझे वो दिन बता दें। उनकी तो गाड़ी माल रोड से एयरपोर्ट तक उनको लेने के लिए नहीं पहुंच सकी। किसी एक मौके पे ना वो पीडीएम को पसंद करते हैं, ना वो मौलाना फजल रहमान को पसंद करते हैं, ना वो पे पार्टी को पसंद करते हैं। वो उनका बयानिया जो है वो तो ये है कि अदारों को इज्जत दो।
ये नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो। अब मरियम बड़ी चालाकी से ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हुए हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत 90% मुस्लिम लीग जो है वो नवाज शरीफ के बयानिए पर नहीं खड़ी हुई, वो नवाज शरीफ के बयानिए पर की मुखालिफ है। आप लाहौर की सारी मुस्लिम लीग की लीडरशिप ले लें, MPS को ले लें, MNS को ले लें, कोई नवाज शरीफ के बयानी के साथ चलने को तैयार नहीं है। 3 से 4 बंदे आपको मिलेंगे जो मरियम के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, बाकी कोई मुस्लिम लीग उनके साथ नहीं खड़ी हुई। यही सवाल अब जी बिल्कुल। अच्छा, ब्रेक से पहले असद खरल साहब, मेरे पास 3 मिनट हैं, आपको क्या लगता है कि अब नून लीग के इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे, शहबाज शरीफ साहब रिहा होंगे, हमजा भी हैं, तो अब ये मिलकर नून लीग को संभाल लेंगे, मरियम के साथ बड़ी अच्छी तरह मामला चल जाएंगे, PDM में दोबारा वो देखेंगे कि अच्छा कोई बेहतर तरीके से इसको चलाना है, हुकूमत के साथ भी मामला चलेंगे, क्या होगा? देखिए, मामला ये है, जो मरियम साहबा ने ट्वीट कर दिया, लेकिन उस ट्वीट से जिस तरह उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के बयानिए की वजह से केस उनके ऊपर, तो ये जो उनके ऊपर जो लंबी चौड़ी चार्जशीट आज अदालत के अंदर रखी है फैसल बुखारी ने, जो नायब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, उसमें तो कहीं नवाज शरीफ के बयानिए का जिक्र नहीं, उसमें तो करप्शन की एक लंबी चौड़ी दास्तान उन्होंने रखी है। जिस तरह बताया कि 1990 में वो कह रहे हैं कि उससे कबल, यानी जो रमज़ान शुगर मिल में विरासत में जो उनको मिली, शरीफ ख़ानदान और चौधरी शुगर मिल, 1990 में उन्होंने कहा कि उससे कबल शहबाज शरीफ ख़ानदान के असासे थे सिर्फ 1 करोड़ 65 लाख रुपए। नायब के वकील ने बताया कि 2018 में, चूँकि आपको पता है उनकी जब हुकूमत थी शहबाज शरीफ की 13 से 18 तक भी थी पहले, तो उसमें उन्होंने कहा कि उनके असासे 7 अरब 32 करोड़, यानी 1 करोड़ 65 लाख से 7 अरब 32 करोड़ पर पहुंच गए। 9 इनके बेनामीदार हैं उनके हवाले से, जिनके नाम पर ये असासे बनाए गए। अब उनकी जानब से, नायब की जानब से ये भी कहा गया, ये बयानिया जी शहबाज शरीफ का, जो मरियम साहबा कह रहे हैं कि ये बयानिया नवाज शरीफ का है, यानी करप्शन का बयानिया, फिर इसको मैं कहूँगा कि इन्हें 12 करोड़ 40 लाख रुपए मुनाफा है। लेकिन ये जो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं बताया गया कि कौन सा वो कारोबार खुफिया कर रहे थे जो नज़र नहीं आता, ना उसका कोई पता चल रहा है। हमजा और सलमान शहबाज को जो टीटीज़ आती थी वो ये अपनी वालदा यानी नुसरत शहबाज साहबा को देते थे, और टीटीज़ के अलावा इनकी वालदा का कोई ज़रिया आमदन नहीं था, ना शहबाज शरीफ का कोई ज़रिया आमदन है, ना कारोबार है, ना उनकी वालदा को कारोबार है। अब टीटीज़ गिर रही थी और वो अपनी वालदा को दे रहे थे। फिर वो नायब के प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि शहबाज शरीफ फैमिली का एक तरीकाकार था, जिस दौरान हुकूमत में होते थे इस वक्त टीटीज़ बंद हो जाती थी। मिसाल के तौर पर उनका कि शहबाज शरीफ के अकाउंट में पब्लिक ऑफिस जब होल्डर रहे उस वक्त कोई टीटीज़ नहीं आ रही थी। अच्छा। और फिर जब नुसरत शहबाज के 29 करोड़ 90 लाख रुपए के साजात हैं, इनके अकाउंट में 26 टीटी भिजवाएंगी, जिनकी मजमूई मालियत 13 करोड़ 70 लाख रुपए है। 96 एज अच्छा जो घर है और 87 एज का घर है। एक सवाल करना है। जी खल साहब, ना शहबाज शरीफ कोई कारोबार करते हैं, वो खुद उन्होंने कहा, उन्होंने डिक्लेयर किया मैं कोई कारोबार नहीं करता। नवाज शरीफ ने डिक्लेयर किया मैं भी कोई कारोबार नहीं करता। जरदारी साहब ने डिक्लेयर किया मैं भी कोई कारोबार नहीं करता। और सर ये कोई भी कारोबार नहीं करते तो इनके पास ये अरबों खरबों रुपया कहाँ से आ रहा है? यही नायब का केस बन रहा है ना। वो कह रहे हैं कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, आप किकबैक, करप्शन, कोई 2 नंबरी आप कर रहे थे, कहीं से तो पैसा ना नायब को ये बताते कि हमारा बिजनेस क्या था। मरियम कहती है मेरे दादा की मिलने थी। भाई आप कागज बताएं ना कि आपका क्या बिजनेस और लगभग तो पाकिस्तान में भी कोई 1480 कनाल निकल आती है, फिर वो गैर मुल्की पैसे भी आपको अरबों रुपए करोड़ों रुपए वो देना। अब आगे वो सुनते जाए जी। वो कह रहे हैं 13 करोड़ जो मालियत का जो घर है 96 एच और 88 एच इस टीटी की रकम से, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें ये प्रूव ही नहीं कर सकते ये सोर्स ऑफ इनकम क्या था। फिर ये वज़ीर आला का कैंप ऑफिस बना, 5.5 करोड़ रुपए तज़ीन और रैश पर लगाए गए। एक अपने घर पे यानी जाती घर पे, तो तज़ीन और रैश पे तो जो सरकारी घर है उस पर लगाए जा सकते हैं ना। तो क्या वो 5.5 करोड़ का आपने वापस वो दिया पैसा? क्योंकि आप सारी ताज या तो वज़ीर आला नहीं रहेंगे। फिर इस तरह इसके अलावा जो बिल शेल वो तो एक अलग थी। फिर जनाब 2003 में वो कह रहे हैं सलमान शहबाज ने 2003 में अपने 19 लाख के शेयर डिक्लेयर किए, जो असासे बने 2005 के बाद बने जब टीटीज़ आना शुरू हुई, और पापड़ वाले के अकाउंट में $14 लाख भेजे गए। इस तरह महबूब अली को $10 लाख आए जिसका पासपोर्ट ही नहीं बना। यानी वो बंदा जो बैरून मुल्क से पैसे भिजवा रहा है, महबूब अली, उसका पासपोर्ट ही नहीं बना। यानी उसको एक यानी सब अब क्यों? हाँ जी, 10 साल वो वज़ीर आला रहे, तब क्यों नहीं? तब इसलिए कि नैब ना पकड़ ले, क्योंकि वो ये शो करना चाह रहे थे कि मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर के तौर पर किकबैक, करप्शन और कमीशन नहीं ली। तो $10 लाख वो आए, उसका पासपोर्ट ही नहीं बना। फिर उसके बाद जो राबिया इमरान उनकी साहबजादी है, उनके अकाउंट में 10 टीटीज़ भेजी गई।
शहबाज शरीफ के शरीक मुलजम ताहिर नकवी जो है वो इश्तिहारियन के अकाउंट में भी लाखों की टीटीज आई। अच्छा, ये तो बड़ी एक लंबी चौड़ी कहानी है, मामला बताया है। जी जी, शख्सियतें जिनको बड़ी करीब लाने की कोशिशें हो रही हैं, बड़ी जमातें कर रही हैं। जहांगीर तरीन साहब, अच्छा अब उनका नाम ले रहे हैं। वज़ीर आज़म भी तब्दीलियों का भी कह रहे हैं, काबीना में 2-3 तब्दीलियां आ रही हैं। इस पर हम बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। आखिरकार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन के मामले पर लब खोली दी। उन्होंने कहा मैं क्या करता, यहाँ लूटमार की जा रही थी, 1.25 साल में 26 रुपए फी किलो कीमत बढ़ा दी गई, इन्होंने कार्टेल बनाया हुआ था, मैं क्या करता। मजबूर नजर आ रहे हैं। फिर वो साथ कहते हैं कि जी बात करने के लिए, सबकी बात सुनने के लिए मैं तैयार हूं। तो क्या ये इशारा है कि जो लोग जहांगीर तरीन के साथ है, तकरीबन 40 लोग तो बिल्कुल सामने आ चुके हैं और मुसलसल आ रहे हैं। कभी ये नहीं होता कि कोई शख्स हुकूमत में हो और उसके खिलाफ इस तरह से सामने अपने लोग आए। हाँ, इख्तिदार जब जाता रहे तो फिर तो लोग इस तरह करते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन के साथ लोग खड़े हैं और कुछ ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अगर ऐसा वक्त आया जहांगीर तरीन कहेगा तो हम अलग भी हो जाएंगे हुकूमत से। तो क्या इस वजह से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने खत भी लिख दिया है इमरान खान साहब को मुलाकात के लिए? क्या होगा डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है? कोई गुंजाइश नजर आ रही है आपको कि इसमें कुछ जहांगीर तरीन से बातचीत हो सकती है? और साथ ये 2-3 तब्दीलियां भी होने वाली हैं, कंफर्म हो गया है काबीना में? बिल्कुल, इमरान खान साहब बिल्कुल सही करते हैं कि मैं क्या करता। कार्टेल बना हुआ है, कार्टेल जो है उसने 114 अरब रुपए की करप्शन की है। उस करप्शन की बुनियाद पर इमरान खान साहब ने FIA की इंक्वायरी कमेटी बनाई, एक GIT बनाई, GIT की रिकमेंडेशन आई। रिकमेंडेशन में सारे एस्पेक्ट को कवर किया गया। बहुत बड़े बड़े जो नाम थे, जो इस सारे शुगर माफिया या शुगर का जो ये स्कैम है, इसमें जो बड़े बड़े नाम थे वो नाम सामने आए। उन लोगों के भी नाम आए जिन्होंने जाली रिबेट लिया, उन लोगों के नाम भी आए जिन्होंने जाली रिबेट दिया। फिर मैं ये कह रहा हूँ, जिन्होंने जाली रिबेट दिया, जिन्होंने अरबों रुपए का रिबेट दिया, मंजूरी दी इस कार्टेल को, कि जिन्होंने चीनी बाहर भिजवाए बगैर अरबों रुपया अपनी जेब में डाल दिया। असद उमर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। मासूम है, उनको पता ही नहीं था, वो कोई शुगर मिल चलाते थे, उनको पता ही नहीं था क्या होता है। तो आया मजे की बात, हमेशा की तरह वो सब्सिडी देते थे, उन्होंने भी दे दी। मैं तो सिर्फ मुझे किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं तो इंक्वायरी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैं तो GIT रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। GIT रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम आए वो सारे जो थे वो बाकी सारे मासूम हैं। वो जिनको इमरान खान साहब कहते हैं मेरे वसीम अकरम प्लस हैं और ज़बरदस्त किस्म की उनकी परफॉर्मेंस है, उन्होंने रिबेट दी, FIA ने उनको गिल्टी करार दिया। क्या किया उनके खिलाफ अभी तक? बाकी खुसरो बख्तियार के खिलाफ क्या किया है अभी तक? मोहन सिलाई के खिलाफ क्या किया है? मेरा सवाल है कि क्या इस हुकूमत के जाने के बाद हुमायूं अख्तर के खिलाफ क्या किया, उनके भाई के खिलाफ क्या किया? क्या इस हुकूमत के जाने के बाद उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी? कार्टेल मेरी जहांगीर तरीन से कोई दोस्ती, कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ, नोटिस भेजे हुए हैं। मैं सामा साहब, आप मुझे नोटिस भेज दें और दूसरे को पकड़ के गिरफ्तार कर लें और उसके गन पॉइंट पर उसको रख लें और बाकियों को कहें कि जी जब दिल करे नोटिस का जवाब दे देना। इनको तो डेट पे डेट पड़ रही है FIA से और बाकी दारों से कि सुबह जवाब दो, शाम को दो। अभी तक जहांगीर और हुमायूं अख्तर इन सबको बेताशा नोटिस जो है वो केंद्र कमिश्नर ने भी भेजे हैं कि आपने किसानों के पैसे अदा नहीं किए। अभी तक उन्होंने उन नोटिस का जवाब देना, बात सुन ले, उन्होंने जवाब देना पसंद नहीं किया अभी तक। आप नोटिस से दूर की बात है साहब। जी चले मुकम्मल कर लें। जी हो गई बात खैर साहब। अच्छा उसामा साहब, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म असद खरल साहब, ये हाँ ठीक है असद खरल साहब ये बताएं। मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो जहांगीर तरीन साहब के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर अब भी है, तभी तो कह रहे हैं कि मैं बात सुनने को तैयार हूं। तो मिलेंगे क्या आपको लगता है जहांगीर तरीन से, या वो जो लोग मिलना चाह रहे हैं 40 लोग जहांगीर तरीन के साथ जाकर खड़े हो गए हैं, या उनसे मिलेंगे? अब देखें जिस तरह उन्होंने एक शॉर्ट एक जवाब दिया उसमें एक मुबम है। अब तशरीह तो वज़ीर आज़म साहब भी कर सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो यह जिस तरह आपने कहा कि जहांगीर तरीन साहब के जो हमायती लोग हैं, पार्लियामेंटेरियन और PTI से जिनका तल्लक है, उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है और उस ख़त जो है उसके अंदर उनका यही मुतालबा है कि
एक गैर जानबदार जो एक तहकीकाती टीम बनाई जाए, और दूसरा जो उनके तहफ़्ज़ात हैं वो दूर किया जाए और वो मिलना चाहते हैं। अब उसी ख़त का जवाब जो पब्लिकली सरगोदा में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मीडिया के सवालों का जवाब जो देते हुए दिया है, बेसिकली उसी ख़त का जवाब है उनका। एक तो ये है कि तहफ़्ज़ात उनके दूर करने के लिए मैं तैयार हूँ और तहफ़्ज़ात उनके दूर किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इशारा दिया है कि वो मिल सकते हैं। अब वो जहांगीर तरीन साहब से मिलने की बात कर रहे हैं या जो उनके हमदर्द हैं लोग जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनसे मिलने की बात कर रहे हैं, ये तो वो इसकी वजाहत कर सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि एक कार्टल बना 26 रुपये एक सवा साल में चीनी की कीमत में इजाफा हो गया, इन्होंने अवाम को लूटा और 60 से 70 शुगर मिले हैं जिनकी जेबों में 140 अरब रुपया गया। तो उन्होंने कहा मैं फिर क्या करता, मेरा काम है अवाम को, हुकूमत का काम होता है अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना, अवाम को सस्ती जो चीज़ है अशिया खुर्दनोश उसकी फराहमी को यकीनी बनाना। तो जो ये काम हो रहा था उसके ऊपर मैं खामोश किस तरह रह सकता था। और ये रियासत मदीना की उनका बात है कि ताकतवर जो है उनको कटहरे में लाया गया, कानून के नीचे लाया गया, पहले इसकी इस तरह की मिसालें नहीं मिलती। तो अब ये इमरान खान साहब तो इस हवाले से उस चीज़ को क्रेडिट कर ले रहे हैं अपना, कि अगर अपने बंदे भी, करीबी बंदे भी या ताकतवर जो लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं। अब जो डोगर साहब बात कर रहे हैं कि सिर्फ जहांगीर तरीन ही क्यों, यही जहांगीर तरीन का मुतालबा है, यही उनके जो साथी हैं पार्लियामेंटेरियन है PTI का, उन्हीं का मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ के लोग आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत से इंसाफ मांग रहे हैं कि सब के साथ अक्रॉस द बोर्ड जो है वो बात होनी चाहिए, सिंगल आउट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये बात है, इसी हवाले से उनका भी यही स्टांस है। हमने इसी प्रोग्राम में हमने उस वक्त भी ये बात उठाई थी कि जब पंजाब गवर्नमेंट का सबसे बड़ा स्टेक ऑरेंज लाइन जहांगीर तरीन का बताया जाता है, सबसे ज्यादा इनका था, शायद इस वजह से पहले इनकी बारी है ताकि बाकी लोग फिर सवाल ना करें कि जी जहांगीर तरीन करीबी आदमी था, उसका सबसे पहले हो रहा है। बाबा साहब ये जो 2-3 तब्दीलियां हो रही हैं, फवाद चौधरी साहब तो लगता है वज़ीर इत्तलात तो है ही हैं, तो बाकी भी अब 2-3 लोगों की तब्दीली होने लगी है। इमरान खान साहब ने खुद कह दिया आने वाले दिनों में, तो ये लगता है कि अब परफॉर्मेंस ही बेस बनेगी। उसामा साहब परफॉर्मेंस क्या बेस बनेगी? मेरा मतलब है कि आप एक मिनिस्ट्री से एक बंदे को दूसरी मिनिस्ट्री में लगा दें, दूसरी वाले को तीसरी में लगा दें, उससे क्या परफॉर्मेंस का इंडिकेटर क्या है? क्या उससे मेरा मतलब है कि अब फवाद चौधरी को इंफॉर्मेशन का इजाफी चार्ज दिया गया तो शिबली फराज को कोई और मिनिस्ट्री दे दी जाएगी, तो उससे मुझे बताएं कि कैसे ये जाहिर होगा कि शिबली फराज की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी और इसकी ठीक है या इसकी ठीक नहीं थी। ये पहले इनको चार्ज दिया गया, फिर इनसे चार्ज लेके इनको कहीं और कुछ हम वजारतें होती हैं, आपको भी पता है, कुछ होता है जिस तरह वो कहते हैं जी इसको तो साइड लाइन पे लगा दो, वो OSD नहीं बना सकते, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, कि जिसको कोई, तो उनको ऐसी वजारतें दे देंगे जो इतनी अहम नहीं है। जिस तरह अब ज़ाहिर खजाना की बड़ी अहम समझी जाती है, इतलात है, तवानाई है, दीगर चीज़ें हैं, कुछ ऐसी होती हैं बस ऐसी मुशीर लगा दिया, चलो जी ठीक है, करना कराना कुछ है नहीं। तो इस तरह से भी तो लोगों को एडजस्ट किया जाता है। देखिए अब जब ये शिबली फराज साहब हैं, उसके बाद एक दो और नाम लिए आ रहे हैं सामने, सेनेटर फैसल का नाम लिया जा रहा है, उनको भी वफाकी वज़ीर बनाया जा रहा है। तो देखिए, लेकिन उसामा साहब इससे ये कोई एक दो बंदे ऊपर नीचे करने से कोई गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस में तब्दीली नहीं आती। तब्दीली आती है बेहतरीन गवर्नेंस और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। बेहतरीन और गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। उसके बाद इस्लामाबाद में मरकज़ में जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है सारी, और पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है सारी, वो तो डिलीवर करने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे तो आज शहबाज शरीफ की रिहाई पे जो आज पंजाब सिविल सेक्रेटरीट में जिस तरह से भंगड़े डाले जा रहे थे, मुझे तो ये लग रहा था कि बाबर साहब कितनी दफा तब्दीली करवानी है आपने, चाह रहे हैं, पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवा दिए हैं आपने, इतनी दफा ब्यूरोक्रेसी में पंजाब में खाड़ पिछाड़ कर दी है, कितने IGs, कितने चीफ सेक्रेटरी करवा दिए आपने। शहबाज शरीफ के साथ इतनी तब्दीली तो कभी नहीं हुई, और क्या करें, किस तरह डोगर साहब यही कह रहे हैं कि इस तरह की तब्दीलियों से मामला 2-3 वजारतों से अब क्या फर्क पड़ जाएगा। जब अब इतनी दफा IG तब्दील कर ली, इतनी दफा चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर रही, अब देखें ना शहबाज शरीफ साहब की बेल हुई है और 7-8 चीमा साहब जो है उनके वो भी बेल पे बाहर आ गए हैं। तो जो एक जिनके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए के इल्जाम, अगर 2-3 से नहीं फर्क पड़ता, मेरी बात सुने, अगर 2-3 से फर्क नहीं पड़ता तो फिर तो इसका मतलब है उस्मान बुज़दार से भी फर्क नहीं पड़ता, फिर तो एक वज़ीर आला से क्या फर्क पड़ता है? नीचे ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म कर ले, नीचे सारी अगर टीम का कैप्टन ही नालायक हो, एक मिनट उसामा साहब, फिर आपकी बात ले ली जाए कि जनाब अगर 2 मिनिस्ट्रियों से फर्क नहीं पड़ता और वज़ीर आला को आपने बराबर कर दिया एक मिनिस्टर के, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को भी तब्दील करने फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता।
इशू ये होता है कि कौन सा बंदा किस पोस्ट पे बैठा हुआ है। उस्मान बुज़दार साहब 11 करोड़ आबादी जो है पंजाब की, उसके फैसले कर रहे हैं, और वो सुबह सबसे बड़ा सुबह है जिसकी वजह से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिसकी वजह से जहां पर पीटीआई को आधी सीटें नहीं, वो कर रहे हैं फैसले, वो फैसले कर रहे हैं। इमरान खान साहब उनके फैसलों का पता सिर्फ इमरान खान साहब को है, जो कहते हैं छुपे रुस्तम, हमें नहीं पता कभी फैसले नहीं। आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। पूरा पंजाब यही जानना चाह रहा है कि क्या उस्मान बुज़दार साहब ने कभी किसी चीज़ का फैसला किया है। जो उनके पास फाइलें आती हैं, जो उनके पास मीटिंग होती हैं, किसी मीटिंग को आज तक उन्होंने निपटाया है, वो सारी चीज़ें ऐसे इल्तवा का शिकार हैं। लाहौर में कूड़े कचरे के ढेर थे, आज भी मैं देख रहा था उसी तरह ढेर लगे हुए हैं। जो मसाइल लाहौर में थे वो लाहौर के उसी तरह से चल रहे हैं। डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट है कोई नहीं है, चले गवर्नेंस है कोई नहीं है, ब्यूरोक्रेसी सारी नून लीग की लगी हुई है, आज भी सारी ब्यूरोक्रेसी। अब ये खबरें आ रही हैं कि अब भी शायद बुज़दार साहब की अब उस तरह कंफर्मेशन नहीं है जिस तरह पहले कहा जा रहा था कि जब तक इमरान खान है बुज़दार साहब रहेंगे। अब वो वाली बात नहीं है। अब जिस तरह काबीना में तब्दीलियां हो रही हैं, शायद कहा जा रहा है, कुछ इस तरह की खबरें हैं कि कोई वक्त दिया गया है बुज़दार साहब को कि इतने वक्त में अपने आप को ठीक कर ले। मुझे नहीं लगता वो ठीक कर सकते हैं, या सिर्फ मीडिया को या बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब जैसे लोगों को मुतमईन करने के लिए इस तरह की सहाफ़ियों में बात आ जाती है कि जी बस थोड़ा सा वक्त दिया गया है, एक और वार्निंग दी गई है। पर मुझे वार्निंग दी जा रही है ब्रेक की, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आएंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, कुछ डांट रहे हैं, उन्होंने कोई एहसन इकबाल साहब को डांट दिया है, शाहिद खान अब्बासी को भी, कि तुम लोग क्या कर रहे हो, इत्तेहाद का सरबराह मैं हूं, क्यों बर्बाद कर रहे हो, मेरी भी कुछ चलने दो। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी बताएं कि उन्होंने हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से इत्तेहाद क्यों किया। ये अब सवाल शाहिद खान अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के पूछ रहे हैं बिलावल से बराह रास्त, और वो ये कहते हैं कि जी बिलावल बताएं कि ये क्यों किया गया है उनकी तरफ से। पीपल्स पार्टी अगर साथ नहीं रहना चाहती तो इनका अपना फैसला है, वो तो साफ नज़र आ रहा है। नून लीग की तरफ से तो है कि भाई निकालो इसको। लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं, और बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब, आप दोनों की नज़र से भी शायद ही गुजरी हो कि ये कुछ नाराज़ है फजलुर रहमान साहब, क्योंकि एहसन इकबाल साहब ने तो व्हाट्सएप ग्रुप से ही निकाल दिया ना पीपल्स पार्टी को। शाहिद खान अब्बासी साहब ने उनकी तायीद की। फजलुर रहमान साहब ने एहसन इकबाल से पूछा ये आपने क्या किया, क्यों राजा परवेज़ अशरफ को, यूसुफ रज़ा गिलानी को, कायरा साहब को, कमर ज़मान कायरा को, शहरी रहमान को, इनको क्यों निकाला व्हाट्सएप ग्रुप से आपने मेरे पूछे बगैर। तो वो जब कुछ जवाब वगैरह दे रहे थे तो शाहिद खान अब्बासी ने उनकी साइड ली, तो मौलाना ने उनको भी डांट दिया कि भाई सरबराह मैं हूँ, इस तरह इत्तेहाद नहीं चला करते। मौलाना फजलुर रहमान साहब के अल्फाज हैं जो भी हाल ही में पीडीएम माइनस पीपल्स पार्टी इजलास हुई जिसपे पीपल्स पार्टी को भी इतराज है, वहां मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, ये बात हुई है, फजलुर रहमान साहब ने डांट दिया है। तो उस डांट का कोई असर नहीं हुआ असद खरल साहब। शाहिद खान अब्बासी साहब तो कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से इत्तेहाद कर लिया बिलावल ने। अब यही बात है जो अभी आप बात कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि सरबराह मैं हूँ, एक शो का हुए हैं, फिर उसके बाद जिस तरह नून लीग ने पीपल्स पार्टी को कुछ लोगों को निकाल दिया, फिर उसके बाद जिस तरह आपने कहा कि पीपल्स पार्टी के जो लोगों ने अपने इस्तीफ़े भिजवा दिए पीडीएम को कि जनाब ठीक है हमारे नाम निकाल दिए जाएं, हम कायरा साहब जिस तरह आपने नाम लिए, एएनपी जो है उन्होंने जिस तरीके से बात की। अब जो शाहिद खान अब्बासी साहब की जो ज़बान है, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब तो सही कहेंगे ना कि जब आप इस तरह की आपस में तू तकरार करेंगे तो फिर ये इत्तेहाद किस तरह कायम रह सकेगा, कि फिर मेरी सरबराही जो है वो कैसे चलेगी कि जब आपस में ही आप जूतियों में दाल बांटना शुरू कर देंगे। अब वो जिस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि जमात इत्तेहादी, जो जमात इत्तेहादी का इत्तेमाद खो बैठे हैं, फिर शमूलियत का कोई इम्कान नहीं, इनका अपना रास्ता है, पीडीएम का अपना रास्ता है, हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है। अब मामला ये है कि पहले इनका मकसद जो नून लीग के मकसद की हमें तो समझ नहीं आ रही। कभी इनका मकसद ये था कि हुकूमत को घर भेजना था, हुकूमत जो है इसको चलता करना था। मरियम साहिबा की जो बात आ रही थी या जो इनकी क़यादत की जानब से आ रही थी कि दिसंबर में हुकूमत को घर भेज देंगे, फिर जनवरी में घर भेज देंगे, फिर जनवरी से उनका कि नहीं दिसंबर में ही चली जाएगी, जनवरी तक भी नहीं पहुँचेगी। अब वो कह रहे हैं निज़ाम की तब्दीली। अब कौन सा निज़ाम? पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम चल रहा है, इसके अलावा तो हमने कोई ऐसी बात नहीं सुनी। खरल साहब, ये नहीं है एक अहम नुकता, एक अहम पॉइंट ये है कि कोशिश तो है ना
कोशिश बाबर डोगर साहब से भी सवाल, दीदी मैं अब दोबारा आता हूं। बाबर डोगर साहब, ये कोशिश तो फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। देखिए उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया है कि वो कह रहे हैं कि भाई क्यों तुमने ये किया, इस तरह इत्तेहाद नहीं चलते, तो वो इत्तेहाद कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने भी अभी पूरी तरह यानी उस तरह अलहदगी नहीं ली कि हम किसी सूरत वापस नहीं आ रहे, जो मर्जी कर लो, अभी एएनपी को भी मौका दे रहे हैं। तो ये फजलुर रहमान साहब की कोशिश है, वो हो सकता है कामयाब हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये जो उन्होंने कहा कि बाप के बाप से वोट लिया, पीपल्स पार्टी कह रही है ये गाली दिया। आपकी नजर में ये गाली है बाप के बाप से वोट लेना? और अगर एक गाली है तो फिर क्या वो मौलाना को कह रहे हैं कि वो इस पर माफी मांगे? क्या मौलाना माफी मांगेंगे? वो माफी का मुतालबा हो रहा है, बचाना वो चाह रहे हैं इत्तेहाद को। उसामा साहब, मौलाना फजलुर रहमान इत्तेहाद को बचाना चाह रहे हैं, वो इत्तेहाद जिसमें ना पीपल्स पार्टी है ना ही नून लीग है। नून लीग शहबाज शरीफ की आज बेल हो चुकी है। शहबाज शरीफ की बेल उनके बाहर आने से पहले नून लीग जो थी उन्होंने इस इत्तेहाद को तोड़ दिया। शहबाज शरीफ के कहने पर उन्होंने पीपल्स पार्टी को व्हाट्सएप से निकाला, शहबाज शरीफ के कहने पे उन्होंने एएनपी को निकाला। शहबाज शरीफ का अगला टारगेट ये है कि मौलाना फजलुर रहमान भी घर जाएं, और नून लीग जो है वो शहबाज शरीफ किसी पीडीएम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ जो है वो कभी सोलो फ्लाइट के हामी हैं, वो किसी पीडीएम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ बातचीत नहीं करना चाहते, वो पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत नहीं करना चाहते। वो ये अपना एक ज़ाती जो उनका नैरेटिव है उसको लेके आगे चलना चाहते हैं जी। उनको ना वो धरना देना चाहते हैं, ना वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, ना ही वो किसी एंटी गवर्नमेंट किसी एक्टिविटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है, आपको पता है कि उनका नैरेटिव आपके सामने है, उनके और मरियम नवाज के नैरेटिव में एक मिनट खुद रिहा होकर वो शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल से कहेंगे कि पीडीएम को भी रिहा कर दें, वहां से भी निकल जाएं, और मौलाना साहब तो अकेले लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। निकल गए को आओ हम दोनों साथ मिलते हैं, कोई जरूरत ही नहीं किसी। उसामा साहब निकल चुके हैं। शहबाज शरीफ के कहने पर एहसन इकबाल ने जब एएनपी और पीपल्स पार्टी को फारिग किया था, तो इसका मतलब है पीडीएम फारिग हो गई, पीडीएम खत्म हो गई। अब मौलाना फजलुर रहमान को नजर आ रहा है कि अगर पीपल्स पार्टी वापस ना आई तो अगला टारगेट मैं हूं। तो शहबाज शरीफ अगले वही शहबाज शरीफ है जब मौलाना फजलुर रहमान लाहौर में थे, उन्होंने शहबाज शरीफ को 3 दिन फ़ोन किया कि वो उनसे मिलना चाह रहे हैं। शहबाज शरीफ ने उनको मुलाकात का टाइम नहीं दिया। आखिरकार तंग आकर उन्होंने नवाज शरीफ को फोन किया, नवाज शरीफ से गिला किया कि जनाब मैं शहबाज शरीफ से बात करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, शहबाज शरीफ मुझसे मिलना नहीं पसंद करता। जिस पर नवाज शरीफ के कहने पे शहबाज शरीफ ने उनसे एक मुलाकात की। तो वो शहबाज शरीफ जो मौलाना के साथ बात नहीं करना चाहता, उनका फोन नहीं लेता, तो आप ये समझने कि वो उसके साथ मिलकर लॉन्ग मार्च करेगा और धरना देगा। मौलाना धरने की बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। मैं आपको खुद कह रहा हूं कि नून लीग ने एक मुशावरती इजलास बुलाया, उसमें उनका ये कंसेंसस था कि अगले 6 महीने में ना लॉन्ग मार्च पॉसिबल है ना धरना पॉसिबल है। तो ये तो एक मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ तो एक साथ चल ही नहीं सकते। मैं बेट लगा के मान लिया लेकिन मौलाना साहब की एक स्टैंडिंग है। असद खरल साहब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब गुनाह कबीरा करार दे चुके हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ अगर नहीं निकलते, इसको नहीं गिराते, ये एक जुर्म होगा। वो जहाद पर निकले हुए हैं, जहाद से वापस नहीं हो सकते मौलाना फजलुर रहमान साहब। वो गुनाह कबीरा नहीं कर सकते, वो अकेले फॉलोइंग है, लाखों लोगों को फॉलो करते हैं। वो कैसे गुनाह कबीरा करेंगे और कैसे वो जहाद से भागेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि मजाक हो रहा है, ये कोई अजीबो गरीब किस्म की मौलाना साहब पता नहीं अचकज़ई सब साथ होंगे किस इस्लाम और महमूद खान अचकज़ई को इजी ले रहे हैं। मुझे ये बताएं, महमूद अचकज़ई की डोरियां कहाँ से हिलती हैं, उसको छोड़ें। और मौलाना साहब जो कह रहे हैं जहाद अब जो होता है ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है और वो एक मजहबी रहनुमा भी सियासत के साथ साथ हैं। जहाद क्या अपनी रियासत के खिलाफ हो सकता है? जहाद होता है अमीर जो होता है, यानी रियासत का अगर रियासत जो ऐलान करे, अनाउंस करे, उसको जहाद कहते हैं। मौलाना साहब एक इस तरह की बात करेंगे तो उसको कोई जहाद नहीं कह सकते। वो काफिरों के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जहाद करना है कश्मीर के खिलाफ। उन्होंने जो मकबूजा कश्मीर के ऊपर कब्जा किया हिंदुस्तान, वहां पे जाए जहाद करके, वहां पे लड़े जाके, वहां पे जाके करें, हम समझेंगे बाकी जहाद कर रहे हैं। अपनी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रियासत के खिलाफ जहाद की कोई कहते हैं इस हुकूमत ने सौदा किया है, वो कहते हैं इस हुकूमत ने सौदा किया कश्मीर का। वो तो 10 साल की आवाज उठा रहे थे, 10 साल तक तो झंडा किस तरह कमेटी देकर तो 10 साल कश्मीर कमेटी के जब चेयरमैन थे तो हमने देखा वाकई झंडा पकड़ के बैठे रहे हैं वो
पूरी दुनिया ने देखा। उन्होंने तो आज तक उनकी ज़बान से लब कुशाई नहीं की, उन्होंने कभी मकबूजा कश्मीर की सॉलिडारिटी के लिए उन्होंने बात नहीं की, कभी उन्होंने हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया। आज किस मुंह से वो बात कर रहे हैं 40 लाख की सरकारी लस्सी पी के? मतलब शर्म आनी चाहिए उनको। 40 लाख रुपए के बिल आए हैं, लस्सी पे आप पी गए, और कश्मीर के लिए आपने 40 सेकंड नहीं आपने बात की, और उल्टा आप कहते हैं चोर मचाए शोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो उसके मज़दाक आ गई बात। मामला ये है कि पीपल पार्टी लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार नहीं है, नून लीग लॉन्ग मार्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो मौलाना साहब जो है वो पतली गली से निकल जाएंगे। नहीं होगा, मौलाना साहब भी पतली गली से निकल जाएंगे, इतने आप बेवकूफ नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है ना भांतमती का कुनबा जो गैर फितरी था वो कायम रह सके, लेकिन हर बंदे ने अपनी अपनी जो चूं चूं का मुरब्बा है अपना अपना काम निकाला है और वो निकल गए। बाकी जो आप बात कर रहे थे ना कि उस्मान बुज़दार, दो होती है ऐनक होती है ना उसकी, एन से ऐनक, उसके दो होते हैं वो चश्मे, ठीक है, एक ऐनक का वो गिरा दें तो दूसरी कायम रह सकती है। ये बताएं, लाजा बात समझे जरा, बात समझ आई है कि नहीं? एक ऐनक का ये चश्मा गिर जाए तो दूसरी कायम नहीं रह सकती, इसलिए नेशनल डायलॉग नहीं गिरेगा। कोई नेशनल गवर्नमेंट में कोई वजीर आजम बनने का चांस है? किसके वजीर आजम का? जी जल्दी से बता दें, मेरे पास 30 सेकंड। 2023 तक तो इसी तरह पे काम करेंगे सारे लोग। शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि वो काबीना डिसाइड कर रहे थे, सोहेल वड़ाइच साहब को उन्होंने बताया कोई चक्कर नहीं है, कोई बेवकूफ नहीं है। आप कौन बंदकंधा बोझ उठाएगा इतना? अब ये 1.5 साल 1 साल में अपने ऊपर बैगेज नहीं को उठाने के लिए तैयार। चले शहबाज शरीफ साहब आए हैं, मरियम नवाज साहब बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब का ख्याल है कि नहीं, मरियम साहब परेशान है क्योंकि अब चीजें शहबाज शरीफ ने अपने हाथ में लेनी है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।